ये प्राइस एक्शन होता क्या है। अगर एक्सिस बैंक लेट से 1000 के ऊपर जाए बी बुलिश, 800 के नीचे आए तो बी बेरिश, वो क्या है। प्राइस एक्शन की ना बहुत इजी टर्मिनोलॉजी है, बहुत जरूरी है सप्लाई एंड डिमांड समझना। सीएमपी क्या होता है, हमारा करंट मार्केट प्राइस, इसको घर की सीलिंग मानो। So hey everyone, welcome to the very next video and the most awaited video of support and resistance. In short, price action. अब अभिषेक, ये प्राइस एक्शन होता क्या है। अगर मैं आपको इसको बहुत इजी वे में बताऊं, प्राइस की एक मेमोरी होती है जो वो हर बार रिस्पेक्ट करती है। अगर एक स्टॉक कभी 50 रुपीज पे चल रहा था और जब भी वो 100 पे जाता है वो नीचे गिर जाता है, जब भी वो 100 पे जाता है नीचे गिर जाता है, तो वो क्या है, एक रिपीटिव पैटर्न है। ठीक है। और आज हम सप्लाई और डिमांड को इन डेप्थ समझने वाले हैं कि हम चार्ट्स में उसको रिकॉग्नाइज कैसे करें। बिकॉज अगर रिकॉग्नाइजेशन कर ली तो मेरे को पता है कि इस पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक अगर रिवर्स होता है या उसको ब्रेक करता है, सो आई कैन इजिली गो विद अ व्यू ऑफ अ डायरेक्शन। और इवन आपने न्यूज चैनल में सुना होगा ना, अगर एक्सिस बैंक लेट से 1000 के ऊपर जाए बी बुलिश, 800 के नीचे आए तो बी बेरिश, वो क्या है, वो सारे सप्लाई और डिमांड जोन्स की बातें कर रहे होते हैं। और ये सप्लाई और डिमांड का एक टर्मिनोलॉजी है, एक टेक्निकल नेम है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट है मेरा वो है एक डिमांड जोन वेयर बायर्स विल बी डोमिनेंट, और जो एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, एक सेलर जोन। ओके, जिसको हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं, जहां पे सेलर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। सो रेजिस्टेंस विल ऑलवेज एक्ट एज अ बैरियर एंड सपोर्ट विल ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्टिव पार्टनर। अब अभिषेक, अगर आप हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इजी वे में बताओगे तो प्राइस एक्शन भी बताइए दो। प्राइस एक्शन की ना बहुत इजी टर्मिनोलॉजी है। यू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द मार्केट अगेन, प्राइसेस को बेहतर तरीके से समझते हो, उनके मूवमेंट्स को, उन मूवमेंट्स को समझने के बाद आप बैरियर्स बनाते हो। जैसे हम स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज में टॉप और पीक्स को एज ए लेवल कंसिडर करते थे ना, सेम वैसे ही। लेकिन यहाँ पे हम टॉप्स और पीक्स मतलब हमारे डिमांड प्राइस को ऑब्जर्व करके लेवल बनाना, और जब वो लेवल ब्रेक होता है एक एक्शन लेना, इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। इन शॉर्ट, अंडरस्टैंडिंग प्राइस इन अ मोर एंड मोर इजी वे एंड इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनर। बहुत जरूरी है सप्लाई एंड डिमांड समझना, इसके बिना तो हम कोई स्टॉक को एनालाइज ही नहीं कर सकते। और एनालिसिस के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे सेलर्स की डोमिनेंस है, कौन से लेवल पे बायर्स की डोमिनेंस है। एग्जाम्पल, ये प्राइस है, प्राइस क्या, एक रनर है। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, एक बैरियर है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है मार्केट नीचे गिर जाता है, क्यों, क्योंकि सेलर्स की डोमिनेंस ज्यादा है। ठीक है। और सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बायर्स की डोमिनेंस। तो जब भी मार्केट एक सपोर्ट पे आता है तो वहां पे एक अच्छी डिमांड क्रिएट होती है, बाइंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक्स। तो यहां से क्या होगा, अब बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं बिकॉज द डिमांड इज मोर। एंड अगेन रेजिस्टेंस क्या है, एक सप्लाई एरिया, एक फियरफुल जोन। जैसे मार्केट यहां से एक बार दो बार गिरा है, पॉसिबिलिटी तीसरी बार भी गिर जाए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई बैरियर। इसको घर की सीलिंग मानो। ठीक है। फिर नीचे गिर गया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर उठा दिया। तो रनर क्या है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फ्लक्चुएट करता है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मार्केट नीचे गिरे तो उसको ये डिमांड जोन ब्रेक करनी पड़ेगी, और डिमांड जोन ब्रेक होना मतलब द सप्लाई इज मोर एंड द मार्केट कैन गो मोर लोअर। और अगर मैं चाहता हूं कि मार्केट ऊपर जाए तो उसको रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा, विच इंडिकेट्स दैट द बायर्स आर डोमिनेंट। तो एक इजी डेफिनेशन पता लगी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगेन बहुत बहुत जरूरी है। वन थिंग, रिकॉग्नाइजिंग देम इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आओ आपको चार्ट्स में इजी वे में समझाता हूं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। और आइडेंटिफिकेशन को मैंने एक इजी वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं कॉमन पॉइंट ऑफ बाइंग एंड कॉमन पॉइंट ऑफ सेलिंग। इन शॉर्ट, कॉमन पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कॉमन पॉइंट ऑफ डिमांड, मतलब सपोर्ट जोन। आओ चार्ट्स पे। या गाइस, सो हम चार्ट्स पे हैं, और हम चार्ट्स पे क्या देख पा रहे हैं कि अभिषेक मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है एंड दिस इज माय करंट मार्केट प्राइस। सो हाउ डू आई नो कि सप्लाई कहाँ एग्जिस्ट करता है, डिमांड कहाँ एग्जिस्ट करता है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, और अच्छी वे में समझाता हूं। सो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन किस पॉइंट ऑफ व्यू में हुआ है, आई कॉल इट एज कॉमन पॉइंट ऑफ बाइंग एंड कॉमन पॉइंट ऑफ सेलिंग। जैसे मैंने बोला था कि प्राइस विल ऑलवेज हैव अ मेमोरी, अगर वो एक पॉइंट से बार बार गिरे तो पॉसिबिलिटी है थर्ड टाइम फोर्थ टाइम भी गिरे। और अगर ऐसा सिनेरियो नहीं होता है और वो लेवल ब्रेक होता है, इट मींस एट दैट पर्टिकुलर लेवल द अदर पार्टी इज मोर डोमिनेंट। सो कॉमन पॉइंट ऑफ बाइंग एंड कॉमन पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या होता है, द सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द मार्केट गोज डाउन मिनिमम टू ऑफ द टाइम्स, इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट ऑफ सप्लाई। इन शॉर्ट, रेजिस्टेंस मिनिमम टू पॉइंट्स। और कॉमन पॉइंट ऑफ डिमांड क्या है, द सेम टू पॉइंट्स जहां से मार्केट ऊपर की तरफ उठा है, इसको क्या बोलते हैं, एक अच्छा सपोर्ट जोन।
ये है मेरा एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन। अब सबसे पहली चीज एज अ ट्रेडर क्या आती है, रिकॉग्नाइज करना। सो कॉमन पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या है, द सेम 2 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द मार्केट विल गो लोअर एंड सेम 2 बॉटम पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द मार्केट विल गो हायर। कि मार्केट कल को अगर यहाँ थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आता है, आई नो कि ये लेवल्स रिस्पेक्ट हो सकते हैं। अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे नीचे गिर सकता है, अगर सपोर्ट पे है तो ऊपर उठ सकता है, बट अगर वाइस वर्सा होता है, द अदर पार्टी इज मोर डोमिनेंट। चलिए अब इसको थोड़ा रिकॉग्नाइज करना सिखाता हूं। ऑन दीज आर हॉरिजॉन्टल लेवल्स, ओके। लेट्स से ये एक स्टॉक है, ओके, देन स्टॉक नेम इज बीएससी। आई हैव वेरी वेरी बहुत बहुत इजी है, मेरे को बस वो देखना है कि व्हाट आर द कॉमन पॉइंट्स। बिकॉज एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इफ मार्केट इज ट्रेडिंग हेयर एंड दिस इज योर सीएमपी। सीएमपी क्या होता है, हमारा करंट मार्केट प्राइस, द प्रेजेंट ट्रेडिंग प्राइस। जैसे दिस इज माई सीएमपी, ओके। अ सेलर विल ऑलवेज लुक आउट एट अ हायर प्राइसेस टू सेल। सो एक जो सेलर होता है वो हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। सो अ रेजिस्टेंस एरिया विल ऑलवेज एग्जिस्ट हायर देन द करंट मार्केट प्राइस एंड अ बायर will always look out at a discounted prices to buy. So a support area will always exist lower than the current market price. चलिए ये भी क्लियर हो गया। सो अभिषेक अब इनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए, ठीक है, आइए। सी दिस इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स from where the market goes down and this is also somewhere very near to the and very similar to the same point जहां से मार्केट नीचे गिरा है। सो ये क्या हो सकता है, ये कॉमन पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है, बिकॉज मार्केट यहां से 2 बार नीचे गिरा है अभिषेक, एंड दिस कैन बी माई सप्लाई जोन, राइट। सी ये क्या है मेरा, दिस इज वन ऑफ माई सप्लाई जोन्स। अब सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जोन। जैसे मार्केट यहाँ से 2 बार नीचे गिरा है, पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि जैसे मार्केट दोबारा यहाँ पे आए, लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लें या बड़े प्लेयर्स शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना लें, जिससे क्या हो सकता है, ये लेवल रिस्पेक्ट हो सकता है और मार्केट थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम गिर जाए। सो अभिषेक सपोर्ट एरिया क्या होता है, देखिए मार्केट यहाँ से 1 बार उठा, 2 बार उठा, सो दिस इज माई कॉमन पॉइंट ऑफ सपोर्ट, बट द सेलर्स वर मोर डोमिनेंट, उसकी वजह से ही तो सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ। सपोर्ट पे पहले यहाँ पे किसकी ज्यादा प्रेजेंस थी, बायर्स की, राइट, पहले बायर्स की ज्यादा प्रेजेंस थी। अब जैसे ये सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ तो किसकी डोमिनेंस ज्यादा होगी, सेलर्स की। वन ऑफ द रीजन, if market is bouncing from the support, buy, because the price will go higher. And if your support area is getting break, sell, because as compared to the buyers, now the sellers are more dominant, and when the sellers are more dominant, the supply is more, the market will go lower, because market में सारा pricing factor supply और demand based ही है। अगर supply ज्यादा होगी, the prices of everything will go lower. If demand would be more, the prices of it will be higher and higher and higher. ये चीज क्लियर हुई। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको रेजिस्टेंस ब्रेक करना ही पड़ेगा। नाउ सी दिस वाज वन ऑफ द बॉटम फ्रॉम वेयर द मार्केट गोज हायर एंड दिस इज द सेम बॉटम फ्रॉम वेयर द मार्केट इज गोइंग हायर। सो ये क्या है, ये मेरा एक सपोर्ट जोन है, ये क्या है, मेरा एक सपोर्ट जोन है। अब अगर मार्केट को और नीचे जाना है तो उसको ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी। प्राइस क्या होता है, एक रनर होता है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फ्लक्चुएट करता है। और अब अगर इस रनर को डोमिनेंट होना है तो उसको या तो बैरियर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा या इस बैरियर को ब्रेक करना पड़ेगा। लेट्स सी। सो हियर वी गो विद द ब्रेकआउट ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब वेयर सेलर्स आर मोर डोमिनेंट, फ्रॉम वेयर द मार्केट यूजुअली गोज लोअर। बट इफ द रेजिस्टेंस गेट ब्रेक आउट, हु इज मोर डोमिनेंट, द बायर, राइट। कौन डोमिनेंट है, एक बायर, एंड आई कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू गो हायर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, बिकॉज एक सेलर एरिया को ब्रेक करने के लिए अच्छी डिमांड लगती है और वो डिमांड कंटिन्यू होती है। ओके, सो लेट्स गो फॉर फ्यू मोर एग्जांपल्स। चलिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड दिस इज माई रेजिस्टेंस लेवल। हो सकता है कि एक स्टॉक में आपको रेजिस्टेंस दिखे लेकिन सपोर्ट ना दिखे, सपोर्ट दिखे रेजिस्टेंस ना दिखे, बिकॉज ये जो लेवल्स है ना, ये शिफ्ट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। ओके, ये स्टैग्नेंट नहीं होते। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, we'll always trade with the present, right? And I'll always go towards the closest level and then the furthermost levels.
So if the resistance gets break, I'll expect a positive trade in the positive direction. Now let's randomly take a alphabet. Let's say L, and from L we'll take a company name called Laurus Lab. चलिए अब हम बोल रहे हैं कि अभिषेक लॉरस लैब देखो कितना ऊपर गया है, राइट? काश मेरे को पता होता। ये देखो ना, लॉरस लैब का ये क्या था? सपोर्ट एरिया था। क्या था ये? एक सपोर्ट एरिया था। मार्केट यहां से एक बार उठा, दो बार उठा। अगर मार्केट दोबारा तीसरी बार या चौथी बार यहाँ पे आता और साइंस ऑफ बुलिशनेस दिखाता, सो दिस सपोर्ट वुड हैव गॉट रिस्पेक्टेड और मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया सपोर्ट से। सो दिस इज हाउ वी ट्रेड रिवर्सल्स फ्रॉम सपोर्ट। और अगर मार्केट को और ऊपर जाना है एंड इफ मार्केट हैज टू मेक अ न्यू हाई, देन इट हैज टू ब्रेक अ रेजिस्टेंस। एक पॉइंट जहां से मार्केट नीचे गिरा एंड द सेकंड पॉइंट। ओके, सो ये क्या है मेरा? एक रेजिस्टेंस। एंड इफ द रेजिस्टेंस गेट्स ब्रेक, the buyers are more dominant, Abhishek, and I can expect it to go higher. So this is how you recognize support and resistance, and the recognition is common point of demand and common point of supply. Now we'll go to the current market price to analyze. And एक चीज जो आप बहुत easily कर सकते हो, let's say this is ACC stock. Now I have to analyze this stock. Okay, so I'll go to the here. This is my common point of demand, and I can see that market is near to its demand zone. And if I see the market is showing signs of bullishness, it means कि ये लेवल रिस्पेक्ट हो सकता है और मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। ओके, अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा, व्हाट कुड बी द बैरियर? ऑब्वियसली इट विल बी अ रेजिस्टेंस, राइट? इट वुड बी अ रेजिस्टेंस और क्लोज द कॉमन पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस कम्स हियर। सो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस। It means that I'm expecting market to reverse from here, and if it comes here, I'll book my profit. And again, if it goes down, no worries, I'll have a bearish view. Again, if it bounces back, I'll have a bullish view. And now if the resistance gets break, I have a bullish view. And if the support gets break, I'll have a bearish view. So trading support and resistance is also clear. But now we'll shift towards a trading style. Okay, and trading style is called swing trading. And to do swing trading, we'll mostly use weekly and daily time frame or either 3 hours or 4 hours. And to do intraday trading, we'll use 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 2 minutes. Okay, and for scalping, we'll use 1 minute. And what is swing trading? Holding a stock for a couple of days, couple of weeks with a bullish view. हम मैं कोई भी स्टॉक उठा लूंगा ना, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज इट एंड यू कैन इजीली मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बिकॉज आप कोई भी स्टॉक उठा लो, उसमें एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन ही रहा होगा। बिकॉज a respected point will be observed in every stock, and I'm showing you the examples, and this particular example should not be complicated, बिल्कुल भी नहीं। And now, as you're done with identification of support and resistance, there's a particular thing called multi time frame analysis. मतलब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे जाना। बिकॉज अगर हायर टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा तो फ्लक्चुएशंस कम हो जाएगी, वोलेटिलिटी कम हो जाएगी और ट्रैप्स भी कम हो जाएंगे। इससे क्या होगा? आई विल गेट डोमिनेंट लेवल्स ऑफ डिमांड एंड डोमिनेंट लेवल्स ऑफ सप्लाई। So if I'm taking trades on daily time frame, I'll go to weekly time frame of any stock. Okay, let's go to Sun Pharma. I'll go to weekly time frame, and in weekly time frame, I check, is there a support and resistance which is very dominant? Yeah, Abhishek, here you go. On weekly time frame, this is one of the very important resistance. This is what we call a very important resistance on weekly time frame. Okay, can there be a support that you can identify, Abhishek? No, at present there is no as such very good support. So let me go to the daily time frame now. So in the daily time frame, Abhishek, your resistance has been identified, and here you go with the support zone near to the current market price, and these are the two levels for you. Now you have to sit tight and you have to trade. You have to follow the words of the markets. And even on the daily time frame, I can see some of the hindrance around here, this particular zone. But no worries, how do we trade it? I'll teach you. अब देखते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है या सपोर्ट ब्रेक करता है बाय डूइंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स गो टू गोवा कार्बन, a particular stock. We'll go to the weekly time frame to do multi time frame analysis.
और ज़रूरी नहीं है कि आप हर स्टॉक को एनालाइज़ कर ही पाओ। जो स्टॉक में आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, उसमें पुश एनालिसिस नहीं करना है। You have to skip it out. Now, Abhishek, this was one of the points from where the market went higher. Okay, and this is also one of the point, and this is the second point. In short, a very good support zone, a very very good support zone. अगर मार्केट कल को यहाँ से सपोर्ट लेके उठता है तो बहुत अच्छी बात है, वीकली सपोर्ट है। और अगर डेली पे जाऊं, I can see a very good resistance near to the current market price. So now I am prepared for both the actions. Reversal from support, reversal from support, breakout from resistance, breakdown of support, और आप बताओ अगला। चलिए, तो ये हो गए मेरे लेवल्स, एंड दीज आर द लेवल्स वेयर आई कैन पुट अलर्ट्स। मैं अलर्ट लगा सकता हूँ। अलर्ट लगाने से क्या होता है, एक तरीके का सेमी ऑटोमेशन हो गया। क्लियर? और आप आराम से किसी भी स्टॉक में अलर्ट लगा सकते हो। आई विल शो यू। लेट्स टेक वन ऑफ द स्टॉक। कौन सा स्टॉक ले, आप बताओ। लेट्स टेक योर फेवरेट स्टॉक कॉल्ड बजाज हाउसिंग। ओके, सो अभिषेक, लेट्स डू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। ओके, अभिषेक कुछ देख पा रहे हो क्या तुम? मैं तो बस यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट जोन देख पा रहा हूँ। ओके, बिकॉज देर आर टू बॉटम्स हेयर, 1 2, एंड अभिषेक कैन यू सी एनी ऑफ द रेजिस्टेंस हेयर? ओके, ऐसी बात भी है क्या? एंड इवेंचुअली ये जो आईपीओ बेस टॉप्स होते हैं ना, जो न्यूली लिस्टेड होते हैं, ओके, you can even trade them out. Yeah, because this is a very big topic. I usually teach this in my class, but those are very profitable trades, to be honest. ये बहुत अच्छे ट्रेड्स होते हैं जो न्यूली लिस्टेड होते हैं। इनके कुछ लेवल्स होते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड यूजुअली इट टेक्स मी 1 or 2 days minimum to teach to my students, and I've seen their capital grown to a good amount. ये रहा सपोर्ट, और ये क्या है मेरा रेजिस्टेंस, द क्लोजेस्ट वन। Okay, if I go to the daily time frame, here we are. Good support and good resistance, Abhishek. And here we go with one more support from the daily time frame. So here we go with the resistance, making chart neat and clean, not complicating levels. So me myself should not get confused. ये लो, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट। अब आप यहाँ पे बहुत इजीली ट्रेड्स ले सकते हो। एट प्रेजेंट ये जो स्टॉक है ये सपोर्ट पे है, और अगर सपोर्ट से मुझे एक थोड़ा सा यूटर्न दिखता है, I'll buy and I'll book my profit at resistance. And again, if the resistance gets break, I'll re-enter and I'll expect a further movement. Easy, right?